स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे शो आम से खास में। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं हर्ष खट्टर जी। फरीदाबाद के रियल एस्टेट किंग हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइज़र हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और इनकी ख़ास बात है कि इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया है वो डिलीवर किया है। आज मेरे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, ये बताएंगे आपको कि रियल एस्टेट में जाते वक्त, कुछ खरीदते वक्त आपको क्या सावधानियां लेनी है, क्या देखना है, कैसे करना है। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने जीवन का संघर्ष शुरू कर दिया था। हर्ष खट्टर जी, स्वागत है आपका मेरे शो आम से खास में। आज आप एक खास मुकाम पर हैं। इस खास मुकाम पर पहुंचने के पीछे क्या जद्दोजहद रही, वो आज मेरे दर्शक आपके मुंह से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हरीश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम आम से खास में मुझे आमंत्रित किया और जिस तरीके से आपका ये चैनल बढ़ते जा रहा है, मैं आपको इसके लिए बहुत 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 बधाई देता हूं। शुक्रिया। तो आपको ये और भगवान तरक्की दे और आगे आप इसी तरीके से सबके आप जो जीवनियाँ आप लेकर के आगे चल रहे हो और शायद उससे प्रेरित होकर के और भी हमारे जो यंग जनरेशन है वो आगे बढ़े। आपने मेरे से एक कहा कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे क्या क्या सावधानियाँ लेनी होती हैं उसके बारे में बताऊं मैं आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोई भी काम करने के लिए हमें अपना बजट देखना चाहिए कि हमने क्या चीज़ कितने में लेनी है और हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं जैसे आपसे कहूँगा कि अगर आप ये बात कहें कि अगर मेरा बजट सपोज किया 50 लाख रुपए का है और मेरी रिक्वायरमेंट 4 बेडरूम की है, क्योंकि साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं। अगर हम 50 लाख रुपए ही वो 1+1 में लगा देंगे तो उससे आपका जो बायर है हमारा, उसकी वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। तो उनके साथ साथ उनको ये भी लेके चलना है कि हमारा अगर 50 लाख का बजट है और हमारा 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट है, वो साथ साथ जा करके अपने रियल एस्टेट ब्रोकर को जरूर बताए, अपने दिल से बताए, ताकि वो उनके लिए अच्छी से अच्छी सेवा दे। आपने एक ब्रोकर की तरह जीवन शुरू किया और आज आप रियल एस्टेट किंग हैं। आपने कम से कम 10 प्रोजेक्ट एनसीआर में डिलीवर कर चुके हैं। इस कामयाबी के पीछे क्या सोच थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 साल की उम्र से मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और वहाँ से लेते करते जब वो प्रॉपर्टी का काम हमने शुरू किया, उस समय हम ये देखते थे कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। मेरे फादर MBS में थे, मैं बताना चाहूँगा आपको, और उन्होंने VRS लेने के बाद इस काम को शुरू किया। मैं उस समय 11th स्टैंडर्ड में था। 1989 में हम फरीदाबाद शिफ्ट हुए और हमने धीरे धीरे जैसे उनके साथ बैठता था, मैं जैसे स्कूल से आता था और वहाँ उनके साथ बैठता था, मैं देखता था कि वो कैसे बात करते हैं। मतलब आपके पिताजी आपके गुरु रहे? मेरे फादर मदर फादर तो गुरु होते ही हैं सबके। पहले गुरु तो वही हैं और इस लाइन में उंगली पकड़ के चलाने वाले फादर साहब ही थे। और मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। ये 92 की बात है। एक कपल आया, वो बैठा हमारे सामने। हमारा 28 सेक्टर में ऑफिस होता था, 28-31 की डिवाइडिंग रोड पे, रविंद्रा प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो आके बैठा, उन्होंने कहा, अंकल जी हमें, मेरे फादर साहब कहा, अंकल जी हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए और मेरा 60-70 हज़ार रुपये का बजट है, तो आप मेरे को कोई मेरी ऐसी चीज़ दिलाइए जो मेरे को ज़मीन से लेके मैं अपना मकान बनाता हूँ। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि बेटा ये तो तकरीबन यहाँ पर 30 सेक्टर में 31 सेक्टर में 100 गज के प्लॉट हैं और उस समय 1,10,000 की कीमत में मिल जाते हैं 100 गज के प्लॉट। जाकर के उन्होंने वो प्लॉट देखने के बाद में आए, कहते हमारा तो बजट ही नहीं है। उन दिनों में प्लॉटों पे लोन वगैरह नहीं मिलते थे। तो पापा ने कहा कितना तुम्हारे पैसा पड़ा? कहते ही हम सारा कर देंगे इधर उधर से करके। उनकी वाइफ कहने लगी कि अंकल हम आपको ना 80,000 रुपये दे देंगे। पापा कहते देखो ये रही पार्टी, डील करने चलते हैं, जितने पैसे वो दे देना, बाकी पैसे मैं आपको दे दूंगा, आप हर महीने मेरे को पैसे। क्या बात, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम हो गई ये तो। और आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसे कई किस्से हैं। आज इन्होंने वो 100 गज का प्लॉट लिया था, आज वो 500 की कोठी में है। लेकिन आपसे जुड़े हुए, हमारे से आज भी जुड़े हुए हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो। और जब भी मिलते हैं, क्योंकि अब अगर आप मेरे से पूछो तो मैं उस
थर्ड जनरेशन से काम कर रहा हूँ। जैसे उस समय वो थे, उसके बाद उनके बच्चे आए, आज आज उनके बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी काम कर रहा हूँ। इसी कमाई को आपने सीढ़ी बना लिया? रास्ता मिलता है, भगवान उंगली पकड़ के कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। 90 जब हमने ये काम शुरू किया, 93 की जब हमने ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको, धीरे धीरे करते हुए 97 में हम कंस्ट्रक्शन की लाइन में शुरू हुए। हमने लोगों के काम लिए कंस्ट्रक्शन करने के, और उसके ठीक हमने 1 साल 2 साल बाद ही हमने अपने कोठियाँ बनानी शुरू कर दी और डिलीवर करने शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें फ्लोर वगैरह का नहीं था कॉन्सेप्ट वगैरह ना। लाइफ चेंज हुई 2001 में, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी आई, उसमें वहाँ पर बिल्डर्स ने, मैदान साहब थे, उन्होंने फ्लोर निकाले 3,99,000 मात्र से लेकर के आप यहाँ तक 11 लाख रुपए तक के फ्लोर। हम अंदर एंटर किया, पहले हमने उनके फ्लोर बेचे, फिर हमने वहाँ प्लॉट खरीद के खुद ही बनाने शुरू कर दिए, डिलीवर टाइम पे देने शुरू कर दिए। विस्तार वाली सोच शुरू से थी आपने कि जो चीज़ लो उसे पूरा करके दे दो। क्या बात? ये चीज़ हमेशा शुरू से रही कि इतनी हार्ड मनी है लोगों की, तो कभी कोई आकर के आपको ये ना कहे कि मैंने आपको पैसे दिए थे, वो चीज़ मेरी लेट कैसे हो गई। तो यही सोच है जो आज आप इतने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जो कि आमतौर पे बिल्डर्स के ऊपर एक ठप्पा लगा रहता है कि ये लोग डिलीवर नहीं करते। इसके लिए भी मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी काम शुरू करते हैं तो उस समय हर एक चीज़ का बजट लेकर के चलते। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ का लेकर के अपना नक्शे पास कराने। आपको उसका आज की डेट में रेरा कंपलसरी हो गया है। उसके बाद आपको वो प्रोजेक्ट को बैंकों से अप्रूव कराना, ताकि जो कस्टमर है वो आप जब ले तो उनको फाइनेंस की दिक्कत ना हो। अगर आपका पैसा टाइमली आ रहा है तो मैं मानता हूँ, अगर आप चीज़ अच्छी दे रहे हो, पैसा टाइमली आ रहा है, तो प्रोजेक्ट डिलीवरी होने में किसी भी बिल्डर को कोई समस्या नहीं होती। तो इसके लिए आप अपनी सावधानियां तो बता रहे हैं, लेने वाले को इन सावधानियों से कैसे सचेत रहना है? इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ गूगल 10 मिनट 1 मिनट टाइप करो, सब कुछ निकल के आ जाता है। कोई भी चीज़ खरीदती उनके कॉम्प्लाइंसेस देखनी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोजेक्ट पास होना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट के नक्शे पास होने ज़रूरी हैं। अगर बिल्डर प्रोजेक्ट है तो रेरा से कंप्लाइंस होने ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ को लेना चाहिए। अगर ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो धोखा खा जाएंगे, पैसा डूब जाएगा। कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये अगर हम सावधानी, जो खरीदार है हमारे, अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके से हो सकता है, नुकसान होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हर्षी, मुझे एक चीज़ और बड़ी ताजुब होती है कि आपने इतना बड़ा कारोबार फैलाया और जब भी आप मिलते हैं बड़े कूल रहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? जितनी स्ट्रेस लेंगे अगर तो टेंशन आपकी बढ़ेगी। आप स्ट्रेस ही मत लो, काम ही उतना करो जितनी आपके पूंजी है, आपको टेंशन होगी नहीं। आप ये चीज़ जब आप काम को शुरू करते हैं हम लोग, और हमें मालूम है कि आज हमारे पास में इतना पैसा है, अगर हमारे को पैसा कम पड़ रहा तो हम बैंक की फंडिंग का भी इंतजाम करके रखते हैं। अगर स्पोर्ट्स के सामान नहीं बिकता और हम उसको अगर हम पूरा करके उसको ओसी वगैरह ले आते हैं और चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, आपके पास कोई बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, तो आपको स्ट्रेस फ्री हो। जहाँ हमने स्ट्रेस लिया, लोगों की चीज़ों को रोका, टाइमली काम नहीं किया, तो परेशानी तो बढ़ेगी उस समय जी आपको। तो आप इस सब के पीछे एक ही मंत्र समझते हैं कि आप जो है अपनी प्लानिंग परफेक्ट रखते हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं होती? देखिए, प्लानिंग तो हर एक आदमी किसी भी व्यवसाय के अंदर करके चलता है, लेकिन जब काम करता है, जैसे हम अपनी गाड़ी अपना घर से निकालते हैं, वैसे तो हमारी गाड़ी में सब कुछ पेट्रोल वगैरह हम देख के चलते हैं कि सब कुछ है, लेकिन जब चलते हैं तो आपको देखते हैं कि हम रोड पे ब्रेकर्स भी हैं, गड्ढे भी हैं, और आपने राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, सावधानी तो लेनी पड़ेगी। जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो जब वो कहते हैं कि हमने खुद को बचाना है, लेकिन आप खुद तब बचोगे जब सामने वाले को भी बचा के चलोगे। तो बेसिकली बात यह है कि काम अगर हम कर रहे हैं, अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं और सामने वाले को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। हर चीज़ में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और आप अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ अपने आप को कैसे अपग्रेड रखते हैं, कैसे अपडेट रखते हैं आप? अपडेट तो आजकल जैसे कहते हैं ना कि iPhone 10 आया, 11 आया, 16 आ गया, आज की डेट में 16 Pro आ गया, तो हर एक आदमी
11 नंबर आईफोन 11 छोड़ के 16 प्रो पे चला गया, हाँ। जा रहा है। और हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी ऐसा है कि आज आपकी क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है। देखिए पीछे क्या होता था, जैसे हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा सेक्टर 30 का पार्क अपार्टमेंट है जो मैंने 2003 में शुरू किया और 2005 में डिलीवर किया। तो उस समय क्या होता था, हमने 2 बेडरूम 3 बेडरूम निकाले। मैं सच बताऊं बहुत डर रहा था कि ये बिक पाएगा भी, शुरुआत है। फरीदाबाद का पहला बिल्डर प्रोजेक्ट था वो वाला जो मेरा रहा था, और आरपीएस ग्रुप है जो यहाँ का, वो उस समय उन्होंने शुरुआत की थी और वो मेरे साथ 50% के पार्टनर थे। बाद में मैं उनके काम कर रहा था। और आप ये मान के चलिए कि जिस समय हमने इसको सेल किया और उस समय हमने 2 बेडरूम 3 बेडरूम बेचे, मेरे को आज भी याद है हमने 16.5 लाख के और 12.5 लाख के ऐसे कुछ कीमत रखी, नहीं 16.5 लाख और 22.5 लाख की, 3 बेडरूम की 22.5 लाख की, और 16,50,000 की हमने 2 बेडरूम की कीमत रखी। तो जब वो बिका उसके बाद में हमने दूसरे प्रोजेक्ट किए। अब धीरे धीरे करते करते बीच में फ्लोर का ट्रेंड आया, हमने वो शुरू कर दिए बनाने, डिलीवर करने शुरू कर दिए। अभी अगर आप पिछले 3-4 साल देखें तो दीनदयाल प्लॉटिंग बहुत फेमस हुई है। डीडीयू करके दीनदयाल लोअर इनकम ग्रुप के लिए। हाँ, तो वो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए। आज अफोर्डेबल हाउसिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जो इसको शुरुआत की गई और हरियाणा सरकार ने उसको आगे चलाया, तो आप ये देखिए दीनदयाल उपाध्याय स्कीम्स के कितने लोगों को घर बन गए, कितने जिनकी शुरुआत थी कि भैया मेरे को अपना बना घर मिल जाए 25 लाख रुपए के अंदर में 2 बेडरूम का फ्लैट अप्रूव्ड, जिसमें लोन की फैसिलिटी भी 90%। तो ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट आए, हम उसको करते 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 जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को। तो ये अपडेटेशन जो है, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो हम उसके साथ साथ चल रहे हैं और वो पब्लिक को अगर डिलीवर हो रहा है। तो जब चीज़ डिलीवर हो रही है तो हम साथ साथ समझ लो कि अपडेट होते जा रहे हैं, यंग जनरेशन के साथ हम भी चल रहे हैं। आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। देखिए अगर आप कोई काम करते हैं और उसको कामयाबी मिल जाती है और आप उसको डिलीवर कर देते हैं तो आत्मविश्वास तो आ ही जाता है अपने आप आपके अंदर। हैरानी होती है कि इस बदनामी से भरे हुए पेशे को, सॉरी टू से, कि काफ़ी बदनामी होती है। यहाँ बिल्डर्स के बारे में बहुत उटपटांग बोला जाता है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। उसको एक स्वच्छ तरीके से कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? मैंने आपसे फिर वही बात की कि अगर कंप्लाइंसेस आपकी पूरी हैं, आप चीज़ें कर रहे हो, अगर बिल्डर काम कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट किसी कारणवश नहीं भी बिक पा रहा है, लेकिन उसने टाइमली उसको बना लिया, उसको उन्होंने ओसी ले लिया और लोगों के लिए ओपन कर दिया। तो कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आप बनाते बनाते बिक जाती हैं, कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बनने के बाद बिकती हैं। अगर आप टाइमली सारे काम करते जा रहे हो तो आपके ऊपर बदनामी का कोई बात आने की है ही नहीं। अगर आप टाइमली नहीं दे रहे हो, आज डीएलएफ है, आज कोई डीएलएफ के सामने खड़ा होकर दिखा दे, उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के सामने खड़ा होकर दिखा दे। क्यों? उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, इसलिए वो आज आपने देखा गोल्ड कोर्स के साथ में इसमें कितने सीआर का उन्होंने निकाले हैं और सारी चीज़ बिक रही है, लाइन लग के बिक रही है। तो अगर आप टाइमली हर एक चीज़ को आप देते रहोगे तो कस्टमर का विश्वास आपके साथ बढ़ता जाएगा। हर चीज़ मुझे पता लगा है कि जैसा कि मैंने आपके बारे में पूरा जानने की कोशिश की, आप बहुत सारी संस्थाओं को भी हेड करते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रियल एस्टेट एसोसिएशंस, बिल्डर्स एसोसिएशन। तो ये सब करते हुए परिवार के साथ, बिजनेस के साथ ये कैसे बैलेंस बना पाते हैं? कौन सी चीज़ आपको इन सब के लिए मोटिवेट करती है? दुखती रथ पे हाथ रख दिया जब आपने किसी एसोसिएशन का नाम ले दिया। फरीदाबाद एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में मैं अपना उनका जनरल सेक्रेटरी रहा 2005 तक। तब हमने एक यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था आरपीएस कप का। बहुत जिम्मेदारी थी कि जनरल सेक्रेटरी मैं था, तो हमारे साथ प्रधान थे हमारे दोस्त बलजीत सिंह जी, और हमारे संस्था के बाकी सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जब मैं उसमें गया तो हम आया कि क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। तो मैंने पूछा जी क्रिकेट टूर्नामेंट तो कराते हैं, फंड्स कहाँ से आएंगे? हमारी मीटिंग हुई ऑफिसर्स की, तो बात हुई जी वो बिल्डर हैं, आप तो जुड़े हुए हो आरपीएस के साथ में, तो आप ही कुछ करो। मैंने कहा जिसने बिल्ली के गले में घंटे बांध दी उन्होंने। मैंने जाकर के अपने पार्टनर से बात की, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि मैंने उनको प्रपोजल रखी और उन्होंने उसी समय एक्सेप्ट कर दी उसको। क्या बात है। और मैंने मीटिंग अरेंज करके
तो उन्होंने यही पूछा जी कितने पैसे खर्च होती हैं। तो मैंने अपने जो पुराने एसोसिएशन के साथी थे, मैंने उनसे पूछा कितने पैसे लगते हैं, तो उन्होंने कहा जी 5 से 6 लाख रुपए बहुत बढ़िया हो जाएगा कप टूर्नामेंट। मैंने उन्हें कहा जी 11 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा 11 लाख लगेंगे, शायद 7 लाख रुपए देते टूर्नामेंट तो ठीक ठाक निपट जाएगा, कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने उनकी तारीफ है कि उन्होंने उसके जब हम एसोसिएशन हमारी वहाँ गई तो उन्होंने पहला चेक 5 लाख का काटा, ये कह दे दिया कि जो पैसे और लगेंगे आप बता देना, आप इस कप का नाम RPS कप रखो। ग्रेट, टोटल कप स्पॉन्सर कर दिया। हाँ, टोटल कप स्पॉन्सर कर। जब हमने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया और हमारे जब उन्होंने देखा कि उस टूर्नामेंट के जो चीफ गेस्ट है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए और उस पर उन्होंने इनॉग्रेशन की, साथ में हमारे ये अपना RPS ग्रुप के चेयरमैन और बाद सब लोग आए हुए थे और उन्होंने अपना चीफ गेस्ट थे हमारे साथ में। तो देखा कि यार ये तो मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि ये हल्की फुल्की एसोसिएशन है, इसका मतलब हल्के में नहीं लेना। तो जैसे ही वो हमने इनॉग्रेशन हुई तो मेरे को साथ में कहते हैं यार इसमें ना कुछ और भी अगर ऐड होना तो बता देना। तो कहते ना भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी, यहाँ तो 4 मिल रही थी। मैंने बात की तो हमें हमारे जो संस्था के ऑफिस बेरर थे और जो हमारे सीनियर्स थे उनसे डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा जी DC साहब की एक आई हुई है कि फीवा की तरफ से आप डिसेबल्ड पर्सन को आप व्हील चेयर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कराइए। फीवा क्या है? फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा। जो कि हमारे बुजुर्गों ने शुरू की और आज भी वो चल रही, फरीदाबाद की बहुत ऊपर पहुंची है, मैं कहूँगा हरियाणा के अंदर में टॉप लेवल पे चल रही है। तो मैंने पूछा कितनी आपको चाहिए व्हील चेयर्स, उन्होंने कहा जी आप इसको 11 व्हील चेयर देना। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे आया है, अगर आपको अपने दोस्तों से बात की ग्रुप में, तो उन्होंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ना कर दो। तो हमने RPS कप के साथ में सौजन्य से RPS ग्रुप लिखा और आप यकीन नहीं मानेंगे उन्होंने 21 व्हील चेयर उसमें डोनेट की। क्या बात। जहां वो हम 5-7 लाख रुपए का था और उन्होंने 15 लाख रुपए तक डोनेशन हमारी एसोसिएशन के माध्यम से आप उनका शुक्रिया करना चाह रहे हैं? मैं तो शुक्रिया, हमारे साथ में जब भी बैठते हैं हम उनसे जिक्र करते हैं। आज भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, काम हमारा साथ में नहीं है लेकिन हमारे अच्छे दोस्त मित्र हैं सब के सब, हम जिक्र करते हैं कि उनको इस चीज़ को याद दिलाते हैं। तो कहते हैं पता नहीं यार उसमें क्या था, पैसा आ रहा था हम दे रहे थे, लेकिन उस कप की वजह से हमारा बहुत नाम हो गया RPS का। ग्रेट। उसके बाद उनका प्रोजेक्ट था ग्रीन वैली, वो भी बहुत चला उनका, और भी उन्होंने काम किया। आज तो फरीदाबाद में आपको पता है एक RPS ब्रांड है, ऐसी की बात है। हर्ष जी, परिवार का कितना योगदान समझते हैं इसमें आप? अभी आपने वो बात पूरी मेरी हो नहीं पाई, वो वाली जो संस्था वाली बात। चलिए संस्था पे चलते हैं। उसमें हमें कामयाबी मिली, साथ में करते रहे। बीच में और हमने हमारे एक दोस्त हैं थे योगेश शर्मा जी, उनके साथ मिलके हमने कई चैरिटीज़ वगैरह की हैं। और साथ में हमारे जब कुछ टाइम पहले ही मुझे यहाँ पर 21 में जब मैं 2012 में यहाँ शिफ्ट हुआ, तो कुछ टाइम बाद मेरे को यहाँ का प्रधान नियुक्त किया गया। यहाँ पर हमने कोरोना काल के अंदर में वो समय निकाला और अपने सेक्टर को बचाया। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि जो भी काम मिला, चाहे वो संस्था से लेकर था चाहे अपने व्यापार से लेकर, पूरी शिद्दत से किया। तो जो चीज़ मिला तो उसमें बस एक ही चीज़ का मैं सबको ही कहना चाहूँगा, अगर आपको चीज़ मिली है तो आप ये समझ लो कि आपने उसकी चाबी किस दी। आपने उसको खोलना नहीं है, आपने उसको पूरी चीज़ों को डिलीवर करना है। तो इसी तरीके से अगर अब हमने एसोसिएशन चलाई है तो हमने उसको डिलीवर किया है, लोगों को पता चला है कि हाँ जी कोई काम होते हैं। और व्यापार के अंदर भी जब हमने काम शुरू किया, उसको डिलीवर किया, तो मज़ा आता है। देखो काम का आनंद आता है, आपके फैमिली को भी पता चलता है कि हाँ भी अगर उन्होंने कहीं बलिदान दिया है तो कहीं व्यर्थ नहीं किया। तो आप इसमें सारे में फैमिली का बलिदान मानते हैं? मैं कहता हूँ बिना उनकी कोऑपरेशन के आप कोई काम ही नहीं कर सकते। अगर हम आज घर से भी बाहर निकलते हैं, मैं आपके पास भी आया हूँ, उनको पता है कि मैं आज आम से खास प्रोग्राम में जा रहा हूँ और हरीश जी हमारे को मिलेंगे वहाँ पर, और वो आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे और उनका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दी होगी तो मैं आपके से पूछ जाऊँगा।
तो ये सारा योगदान आप पीछे परिवार का मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी, बिल्कुल 100% मानते हैं। बच्चे? भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है। बेटी ने अभी 3 महीने पहले ही यूके से LLM कंप्लीट करके अपने देश में, भारत देश में आकर के अब मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। और बेटा का भी ग्रेजुएशन कर रहा है यूके से, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी आगे हमारी ही लाइन में आकर के सेट होंगे। हरीश जी, बहुत छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है हरीश जी, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस मुकाम को हासिल करते हुए क्या पाया, क्या खोया? पाया तो ये कि आज कहीं निकलते हैं तो लोगों को मालूम होता है कि फलां शख्स है, ये काम इन्होंने किए हैं, ये प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, पहचान है। फरीदाबाद शहर में सब लोग जानते हैं, रिश्तेदारियों में मान सम्मान मिलता है। खोया बहुत है, उसी बात पे मैं आना चाहूँगा। खोने की बात तो ये कि ये सबसे बड़ा हमने खोया है समय। इस भाग दौड़ में लगे रहे कि ये भी काम कर लेते, ये भी कर लेते हैं। कब बचपन निकल गया, कब जवानी से ख़त्म हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें, बच्चे बड़े हो गए, वो समय पूरा नहीं दे पाए। ये मन में एक थोड़ी सी कसक है। पेरेंट्स को जब हम कहीं जाते थे काम करने के लिए, तो उनके पीछे उनको कोई अगर बाई चांस किया, बुखार हो गया, किसी चीज़ की घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो आप वो समय पे नहीं दे पा रहे हो। आप फिर किसी को कह रहे हो कि यार प्लीज़ अपने दोस्त को तू वहाँ पहुँच जा, उनको लेकर के ऐसे कर ले। तो वो चीज़ ना कहीं वो परेशानी है कि समय भाग गया जल्दी से। अगर कोई ऐसा हो ना, कोई चाबी हो कि समय मिल जाए, रिवाइंड हो जाए, तो वो चीज़। अब जब बैक व्यू मिरर में देखते हैं तो अफसोस होता है। मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सबको कि एक चीज़ होती है, कहते हैं पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, दांत हैं तो दाने नहीं है, दाने हैं तो दांत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि भगवान आपको बहुत कुछ देता है और आपको कम से कम 3 से 4 मौके देता है आगे बढ़ने के लिए। एक तो उन मौक़ों को आपने जाने नहीं देना किसी भी हालत में। दूसरा, जब आपको पास में 2 पैसे जोड़ रहे हैं तो आप साथ के साथ उसमें से 50% पैसा एंजॉय करते जाओ। कुछ अच्छे कामों में लगाओ, कुछ अपने एंजॉयमेंट में लगाओ। बस बेसिकली है कि खर्च करते, जितना पैसा आप खर्च करोगे उतना ही आपको आता रहेगा। बीता समय फिर हाथ नहीं आएगा। वो जो समय निकल जाए ना भैया, वो नहीं आ पाएगा। हर्षी, मुझे ये भी पता लगा है कि आप बड़े फ्रीक्वेंट विजिटर हैं माँ वैष्णो देवी के। कटरा जाते हैं आप अक्सर, और बहुत फ्रीक्वेंट जाते हैं, जबकि वहाँ एक बार जाना भी हज के बराबर हो जाता है। ऐसी क्या आपकी सोच थी जिस वजह से आप इतना फ्रीक्वेंट वहाँ जाते थे? हमारे नरेंद्र चंचल जी, उनकी एक ना भजन है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब उनका बुलावा आता है ना, तो कोई भी रुक नहीं सकता। मैं माता वैष्णो देवी जाना शुरू हुआ, मेरे फादर साहब लेके जाते थे मैं बचपन में, और साल में एक बार या 2 साल में एक बार, क्योंकि हर जगह जाने के लिए पैसे खर्च होते थे, तो हर एक का बजट होता था, साधन कम होते थे और बजट भी होता था। समय बीतता गया, हम आगे चलते गए, बढ़ते गए। 2001 की बात बताऊंगा मैं आपको कि कुछ ऐसी चीज़ हुई मेरे सामने। मैं माता वैष्णो देवी गया और दर्शन किए मैंने। दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ रहा था, तो मैंने कहा माता रानी कुछ ऐसा कर दे कि मैं आता रहूँ। हाँ, आपने मांगी सच्चे मन से। मैं आता रहूँ, तो मैं आपके चरणों में अपना सिर हमेशा आकर के यहीं पर झुकाता रहूँ। झुकाते हम अपने घर पे भी हैं, लेकिन मेरा था कि मैं वहाँ पर जा करके उनको निहारता रहूँ। ये वर्ड अंदर से इच्छा आई, माता ने सुनी। 2001 से लेकर के आज 24 साल हो चुके हैं। हर महीने माता के दर्शन करने जाता हूँ मैं। हर महीने
24 साल से 24 हर महीने? साल से हर महीने जाना हो रहा है, क्योंकि उनका बुलावा आ रहा है। क्योंकि अभी तक आप 300 बार हो आए हम। शायद उससे 300 बार आप कहें इस बात को, या ये कहें कि हर महीने। सिर्फ कोरोना काल जो पीछे आया उसमें 4 महीने के लिए मंदिर बंद था। हाँ। और उसमें जब कोरोना काल था तो जब मंदिर बंद था तो किसी की परमिशन नहीं थी, तो तब नहीं जा पाए हम। नहीं तो पिछले 2001 से लेकर के, मुझे आज भी याद है, मैंने जाना शुरू किया था मार्च 2001 से, और उसके बाद में आज आपके सामने 2025 आ चुका है जनवरी। अगले महीने पूरे 24 साल, जिसमें से 4 महीने नहीं जा पाया कोरोना काल के अंदर। तो माता रानी ने बुलाया तो भी जा पाए। ये तो भाव की विजय है ना, आपने भाव रखा, माँ ने सुना। और सच बताऊं कि मैं जिनके साथ जा रहा हूँ, हमारे बड़े भाई राजीव मेहता जी हैं, और उनको 32 ईयर्स एंड अबव हो गए हर महीने जाते हुए। मेरे ख्याल आपके चैनल्स में भी आए हैं, मैं आपके उनके आपके हाँ, डॉक्टर राजीव मेहता डॉक्टर मेरे चैनल पे आ चुके हैं। तो शायद उन्होंने आपको बताया नहीं बताया, उनसे भी इंस्पिरेशन है इस चीज़ की। कई चीज़ों में बहुत कुछ उनसे भी सीखा है मैंने। जब आप उनके साथ जाते हो, किसी के साथ जाते हो फ्रिक्वेंटली, तो आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो। तो जिसको जहाँ पर आत्मा को शांति है, या किसी को देखो, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई गुरु जी जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हमने गुरु जी के नहीं जाना, हमें ऐसा नहीं गुरुद्वारे में जाना, हमें माता को भी जाना है, हमने सनातन धर्म हमें धर्मी तो है। आपके मन में ये शुक्राने का भाव है। बस जहाँ पर मौका मिले वहाँ शुक्राना कर दो। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स है, माता रानी आपका आशीर्वाद है, वाहेगुरु ਤੁਹਾਡਾ शुक्र है कि आज ਅਸੀਂ इस जगह पे पहुँचे हैं। तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, आप कुछ भी नहीं तो लक्ष्मी भी कृपा नहीं करती। नहीं करते सर, नहीं करते। तो लक्ष्मी की कृपा आप पर अपार हुई है हर्ष जी। मैंने जहाँ तक जाना आपके जीवन को, कि आप धन अर्जित करते हुए भी धर्म से जुड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। इसके लिए भी कहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसा उन्होंने हमें सिखाया, हम उसी पे चल रहे हैं। आज वो हमें लेके जाते थे, हमें बताते थे कि आप यहाँ जाओ, चलो हमारे साथ में, हम जाते थे। आज तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, उस समय तो कोई साधन ही नहीं होते थे। रेलवे की टिकट बुक करने के लिए भी लाइन पे खड़ा होना मुश्किल पड़ता यात्रा था। मानी बहुत जाती ज़्यादा थी मुश्किल वैष्णो देवी की, और उस मुश्किल यात्रा को आपके भाव ने, आपकी सोच ने आसान बनाया माँ की कृपा से। मैंने भी बताया ना, कहीं भी जाने के लिए बुलावा आना जरूरी है। आपको वहां से बुलावा आ रहा है तो आप जा रहे हो, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता जी, कुछ नहीं कर सकता। आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, आपके साथ, तो उन्हीं की वजह, उन्होंने कहा कि आज जा करके आज का पानी, आज की कॉफी आपके साथ पीनी है, तभी यहाँ आप आए। हर्ष जी, आपने बहुत छोटी सी उम्र में, मैं कहूँगा मेरे ख्याल है आपकी उम्र अभी 50 प्लस की होगी शायद, या कम होगी। मैं जानना चाहूँगा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करते वक्त कहीं प्राउड नहीं आ जाता? किस चीज़ का प्राउड? जो कुछ हमारा है ही नहीं, किस चीज़ का प्राउड? राजा महाराजा, बड़े बड़े क्या कहते हैं, क्या नाम है, उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति आज कुछ लेके गया है साथ में, काहे का प्राउड है भाई? किस चीज़ की है और किसको है? जिसको है वो इंसान ही नहीं है। जो हमारे पास है वो हमारा है ही नहीं, हमारी आत्मा है। जब हम जाते हैं ना तो सुबह, उसके बाद में जब उस पहुंचते हैं हम अपना चौथे पे, तो देखते हैं आत्माराम कैसा है तेरा, सब ये दिखाते हैं आत्माराम कैसा है। तो आत्माराम को खुश रखो, वो सब कुछ ठीक है, वही है जो कुछ है। कोरोना आया था, मालूम था कोरोना आएगा? किसी को नहीं पता था कोरोना काल में ऐसे होगा कि आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी। बहुत बड़ा संदेश छुपा है आपकी बातों में। उम्मीद है मेरे दर्शक समझ रहे होंगे इस संदेश को। और क्या कहना चाहते हैं आज आप अपने बारे में, जो मैं नहीं पूछ सका वो बताएं आप। मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहूँगा, मैं एक आपके माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी है यहाँ पर,
वो एक शीशा है, सपना। मिरर है। आप वो देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो, प्रभु आपको वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है कि आपने इस चीज़ की इच्छा की, आप वहाँ पहुँचे, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप चाह रहे हो, और करवाने वाला परमात्मा है। तो आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस चीज़ की। किसी चीज़ से, किसी भी बात से जरूरत ही नहीं है आपको गुस्सा करना, नफरत करना। हमारे अंदर भी आ जाता है कई बार ना, कि जैसे कोई बात होती है, किसी चीज़ की, कोई बंदा भी कुछ कह देता है, अहम जाग जाता तो गुस्सा आता है, यार ये इसने ऐसा क्यों कह दिया आपको। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे को 4 दिन तो रहेगा, 5 दिन तो रहेगा, लेकिन छठे दिन ना मैं उस बंदे को फ़ोन करके, उससे मिल करके, मैं अपनी ही गलती मानने की कोशिश करूँ कि यार खुश रहो, कहीं मैंने गलती मैंने की कोई है ऐसी इसमें। गलती होगी जो तुमने मेरे बारे में इस तरीके के विचार रखे। बहुत बड़ी सोच है, ये डिवाइन ब्लेसिंग आपको पेरेंट्स से मिली है। अब और कहाँ से मिल सकती है? सारी चीज़ें ही बड़े बुजुर्गों से ही मिल रही हैं, और आपको आपकी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब हम पैदा होते हैं, हमें ये थोड़ा पता होता है हम कहाँ पैदा होंगे। कोई राजा महाराजाओं के यहाँ पैदा होता है, कोई एक छोटे से कमरे के अंदर में बैठ गरीब के यहाँ पैदा होता कहीं होता है। तो ये किसको क्या पता कौन कहाँ ले जाएगा। ये जो आपका कर्म ही है जो आपको नेक्स्ट जन्म के अंदर आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना या ना मरना आपके हाथ में है। गरीब कोई है ही नहीं है। कहाँ का गरीब है? भगवान ने कितनी जोनी के बाद भी जन्म दे दिया, अनमोल जन्म। अनमोल जन्म। तो गरीब कहाँ रह गया? कोई है ही नहीं। वो तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा उसको ब्लेसिंग्स है कि वो आया इस जन्म के अंदर में, और उसको हमने किस तरीके से आगे लेके जाना है, उसको कितना बढ़ाना है, वो चीज है। लेगेसी है आपके पास। लेगेसी है। अच्छी जगह चलोगे तो अच्छी जगह चलेगा, गलत जगह जाओगे तो फिर बैठे हो नीचे, क्या करोगे आप? वो ऊपर वाला सब देख रहा है कौन क्या है। तो मैं तो सिर्फ आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ। आपको कई बार उसकी आपको मिलेगी नहीं, कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु देख रहा है। आपकी जो कुंडली है उसके अंदर आपके साइंस जो है ना वो लिखे जा रहे हैं कि आपने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। आप इसी अच्छे को लेके चलो ना, आप देखो कितना मजा आएगा, लाइफ कितनी सुकून वाली बनेगी। हर्ष जी, मेरे दर्शक ज़रूर हैरान होंगे कि एक रियल एस्टेट का किंग वो ऐसे विचार रखता है, तो ज़रूरी बात है कि वो अपने बायर्स के साथ भी कितना जस्टिस करता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, बहुत खुशी हुई। आज मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस पेशे वाले लोगों से। यकीनन आपने आंखें खोल दी हैं, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम के टिप्स दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ आए। और थैंक यू। आज मन नहीं भरा, एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।